वेब उपन्यास के कथानक को ध्यान में रखते हुए कहानी को फिर से लिखा जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को मनोरंजन प्रदान करना है। लेखक का किसी भी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वेब उपन्यास को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह एक सरल व्याख्या है। अब आगे। अध्याय 2, होलोग्राम प्रोजेक्टर। 5 घंटे बाद, रात हो गई थी। मॉर्निंग सन विलेज, विशेष अपशिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 23 के बगल में स्थित था। हालांकि इसका नाम सुनने में अच्छा लग रहा था, मॉर्निंग सन विलेज वास्तव में फ्लोटिंग स्पीयर सिटी का सबसे जर्जर और सबसे सस्ता आवासीय किराए का इलाका था। आर्टिफैक्ट कब्रिस्तान के ठीक बगल में स्थित होने के कारण यहाँ की आबोहवा बिल्कुल खराब थी। साल भर हवा में एक तीखी गंध छाई रहती थी। यहाँ तक कि जब मुख्य शहर में नीला आसमान और सफेद बादल छाए रहते थे, तब भी यह जगह धूसर बादलों से ढकी रहती थी। फ्लोटिंग स्पीयर सिटी के 19 आवासीय किराए के इलाकों में इसका जीवन स्तर सबसे कम था। स्वाभाविक रूप से, किराया भी सबसे कम था। किराया कितना भी सस्ता क्यों न हो, बहुत से लोग अपशिष्ट उपचार संयंत्र के बगल में रहना नहीं चाहेंगे। कई आवासीय इमारतें पूरी तरह से खाली थीं। बिना किसी रखरखाव के वर्षों से जीर्ण-शीर्ण होने के कारण बाहरी और आंतरिक दोनों ही दरारें पड़ गई थीं। गलियारे मकड़ी के जाले से ढके हुए थे। यह हर तरह से एक भूतिया शहर था। और इंद्र इस भूतिया शहर का लंबे समय से निवासी था। उसे यहाँ का सन्नाटा पसंद था। घर पर अपनी कलाकृतियों की मरम्मत और उन्हें संशोधित करते समय कोई उसे परेशान नहीं करता था। यह कलाकृतियों के कब्रिस्तान के पास था। किराया सस्ता था। इससे उसे बहुत सुविधा मिलती थी। उसका घर लगभग 50 वर्ग मीटर का था। 2 कमरे थे, एक बाहर और एक अंदर। बाहर वाला कमरा खाने और मनोरंजन के लिए था। अंदर का शयनकक्ष एक कलाकृति कार्यशाला में बदल गया था। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहली आकर्षक छवि रस्सियों पर लटके सैकड़ों क्रिस्टल प्रोसेसर की दिखती थी, जो सैकड़ों कंकाल खोपड़ियों जैसे दिखते थे। ये क्रिस्टल प्रोसेसर इकाइयां ज्यादातर सैकड़ों साल पहले के अवशेष थे, जिनकी कंप्यूटिंग शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। इंद्र ने उन्हें उठाया, जो उनके संग्रह का हिस्सा बन गए। वह क्रिस्टल प्रोसेसर के दीवाने थे और ऐसी कलाकृतियों में माहिर थे जो साधकों के दिमाग की तरह अनगिनत टेलीपैथिक विचारों को संसाधित करने में सक्षम थीं। इस छोटे से बैठक कक्ष में कागज की किताबों के ढेर थे, जो उस जमाने में दुर्लभ था। इन ढेरों पर और जैसे शीर्षक लिखे थे। इनमें से कई सैकड़ों साल पुराने प्राचीन ग्रंथ थे। ये धूसर और पीले रंग के थे, साथ ही चमकदार और चिकने भी थे। किताबों और क्रिस्टल प्रोसेसर से घिरा एक इस्तेमाल किया हुआ और कुछ हद तक पुराना पुआल का गद्दा था। यह इंद्र की मेज, कुर्सी और बिस्तर था। और भीतरी कमरे की कला कार्यशाला में अपशिष्ट उपचार संयंत्र से इंद्र द्वारा एकत्रित किए गए बहुमूल्य खजानों का ढेर था। वहां चमकदार उड़ती तलवारें, रहस्यमय सुलेख वाले ताबीज और बेहद सुगंधित अमृत थे। और भी कलाकृतियां, जिन्हें उन्होंने उनके सबसे बुनियादी तत्वों में तोड़कर लापरवाही से कोने में ढेर कर दिया था, छोटे छोटे कचरे के पहाड़ों में बदल गईं। इस समय इंद्र ने एक चांदी सी सफेद घनाकार कलाकृति उठाई। उसकी आंखें चमक उठी, मानो कोई बड़ा दुष्ट भेड़िया किसी छोटे खरगोश को घूर रहा हो। उसके होंठों के किनारे से लार की एक लकीर लगभग लुढ़क रही थी। लंबी, काले पंखों वाली उड़ती हुई तलवार अपनी पीठ तान रही थी, मानो किसी जिज्ञासु मोटे सांप की तरह इधर-उधर देखने की कोशिश कर रही हो। हैरानी की बात है, यह थाउजेंड इल्यूजन्स गिल्ड का नई पीढ़ी का 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर है, जिसकी बाजार में कीमत 20,000 रुपए से ज्यादा है। अगर मैं इसकी मरम्मत कर सकूं, तो मुझे इसके लिए 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। छोटी काली तलवार, इस बार हमारे पास बड़ा इनाम है। इंद्र खुद को रोक नहीं पाया और एक लंबी सीटी बजा दी। काली उड़ती हुई तलवार चिल्लाई। उसके दोनों पंख ऊपर नीचे उड़ रहे थे, मानो खुशी से नाच रहे हों। अप्रत्याशित रूप से, उसने अपने मालिक जैसा ही लालच का भाव प्रदर्शित किया। इंद्र का हाथ फूल गया और उसकी उंगलियों के बीच रखरखाव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 7-8 अजीबोगरीब आकार के औजार दिखाई दिए। कुछ पेचकस जैसे दिख रहे थे, कुछ छोटे प्लायर जैसे।
लंबी और पतली चांदी की सुइयों के साथ मोड़ और हुक वाले अनाम औजार भी थे। छोटी काली तलवार, अंदाजा लगाओ। मुझे कितना समय लगेगा? काली उड़ती तलवार ने दो व्यंग्यात्मक चीखें निकाली, अपनी तेज धार से हवा में उड़ी और हवा में 50 का निशान बना दिया। 50 सेकंड? तुम मुझे बिल्कुल कम आंक रहे हो। उसने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और 3 सेकंड के लिए शांत हो गया। आंखें खोलने के बाद उसकी आंखों का लालच और उत्साह बिना किसी निशान के गायब हो गया। किसी शांत प्राचीन कुएं की तरह जो बचा था वह था एक ठंडा, साफ, उमड़ता हुआ आत्मविश्वास। इंद्र के हाथ अचानक हिले। 10 उंगलियां बहते हुए प्रकाश के 10 रास्तों में बदल गईं, जिन्होंने चांदी सफेद कलाकृति को पूरी तरह से ढक लिया। पहले तो, अगर कोई ध्यान से देखता, तो उसकी उंगलियों के पोरों की गति और दिशा को अस्पष्ट रूप से समझ पाता। हालांकि, जल्द ही, केवल प्रकाश का एक चमकीला बादल दिखाई देने लगा। प्रकाश के बादल के भीतर एक फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। आधे मिनट बाद, प्रकाश का बादल कांप उठा और फड़फड़ाहट की आवाज धीमी पड़ गई। सैकड़ों परछाइयां अपने मूल स्थान पर लौट आईं। इंद्र की आंखें अभी भी स्थिर थीं, जरा भी नहीं हिलीं। यह एक चांदी सफेद कलाकृति थी, 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर, जिसे मैंने, इंद्र ने पहले ही 4-5 प्राथमिक भागों में तोड़ दिया था। 39 सेकंड, और मरम्मत पूरी हो गई। इंद्र ने गर्व से अपनी आंखें, काली उड़ती तलवार, की ओर उठाई और विजय घोष किया। फिर, वह पूरी एकाग्रता से अध्ययन करने लगा। TSK। यह 1000 इल्यूजन्स गिल्ड का नया मॉडल होलोग्राम प्रोजेक्टर वाकई अनोखा है। एक विस्तृत रचना, मूल ऊर्जा का संतुलन मानव प्रकृति का एक अद्भुत नमूना है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह मास्टर क्रिस्टल चिप लगभग एक नाखून के आकार का है, लेकिन किसी तरह ही इस क्रिस्टल चिप पर 300 से ज्यादा ग्लिफ उकेरे गए थे, जो सभी एक दूसरे से मिलकर 20 से ज्यादा ग्लिफ एरे बनाते हैं। यह सचमुच कला का एक असाधारण नमूना है। इंद्र के हाथ में एक आवर्धक कांच था, जो निकाले गए मास्टर क्रिस्टल चिप को ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा एक संतसुलभ नशे से भर गया था। जितना वह देखता, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही गहरी होती जाती। यह सही नहीं है। सिर्फ 300 ग्लिफ नहीं हैं। यह मास्टर क्रिस्टल चिप क्रिस्टल फोल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करती प्रतीत होती है। 3 क्रिस्टल चिप्स लेकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर परतदार बनाती है, कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा ग्लिफ रखती है, और 100 से ज्यादा त्रिआयामी ग्लिफ एरेज बनाती है। यह अकल्पनीय है। जितना अधिक वह अध्ययन करता, उसकी भावनाएं उतनी ही गहरी होती जातीं। इंद्र, समय बीतने को भूलकर, पूर्ण तल्लीनता की अवस्था में चले जाते और 3 या उससे अधिक घंटों तक गहनता से उसका अध्ययन करते। वह एक भी ग्लिफ व्यवस्था को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, इसके बजाय, उनकी दृष्टि धुंधली हो जाती थी, जिससे उन्हें चक्कर और हल्कापन महसूस होता था। इस समय, उनका ज्ञान केवल एक जूनियर आर्टिफैक्ट तकनीशियन के स्तर का था। उनके स्तर और 1000 इल्यूजन्स गिल्ड के एक मास्टर आर्टिफिसर के स्तर के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा। अगर इस मास्टर क्रिस्टल चिप में कोई समस्या होती, तो उनके पास इस 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर को एक मृत वस्तु के रूप में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। सौभाग्य से, स्पिरिट एसेंस एनर्जी कंजर्विंग इक्विपमेंट का उपयोग करके स्पिरिट एसेंस एनर्जी को इंजेक्ट करने के बाद, इंद्र ने पाया कि स्पिरिट एनर्जी मास्टर क्रिस्टल चिप में सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी। शक्ति प्रवाह स्पष्ट था, ग्लिफ एरे आरेख स्थिर था, और कोई विसंगति नहीं थी। सावधानीपूर्वक जांच करने पर, उन्हें पता चला कि समस्या, स्पिरिट एसेंस एनर्जी कंजर्विंग इक्विपमेंट में लगी एक क्रिस्टल ट्यूब से उत्पन्न हुई थी। उत्सर्जित ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न असामान्यता के कारण यह क्रिस्टल ट्यूब जल गई थी। अब यह गायब हो गई थी। इंद्र के लिए सौभाग्य की बात है कि यह क्रिस्टल ट्यूब एक आदर्श प्रतिस्थापन सामग्री थी और इसे बदलना बहुत आसान था। इंद्र ने जल्दी ही अपने घर की सूची से एक प्रतिस्थापन ट्यूब ढूंढ ली। आंखें बंद करते हुए, उन्होंने मन ही मन अपने हाल ही में हुए टूटने की प्रक्रिया को याद किया। उनके मन में एक आदर्श संरचनात्मक छवि कौन थी? उनका हाथ स्वतः सक्रिय हो गया, हवा का एक झोंका आया, और 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर फिर से जुड़ गया।
स्पिरिट एसेंस ऊर्जा को इंजेक्ट करने के लिए उन्होंने जिस ऊर्जा भंडारण उपकरण का उपयोग किया, उसके शुद्ध सफेद बाहरी भाग से एक नीली चमक निकली, मानो वह एक चमकदार पारदर्शी नीलम हो, जिससे यह एक दिव्य रूप धारण कर रहा था। जब इंद्र के मन की गहराइयों से नीली रोशनी उनके माथे पर चमकी, तो दर्जनों नियंत्रण चिन्ह स्वतः ही प्रकट हो गए। होलोग्राम प्रोजेक्टर, पावर ऑन, इंद्र ने मन ही मन सोचा और नियंत्रण चिन्ह उसके मन में कौंध गया। होलोग्राम प्रोजेक्टर की नीली चमक एक त्रिआयामी आकार वाले एकल प्रतीक में बदल गई। इसके दो छल्ले तेजी से घूम रहे थे, जो एक भंवर की तरह था। भंवर के केंद्र से प्रकाश की एक नीली किरण हवा में उत्सर्जित हुई और एक विशाल होलोग्राम में संघनित हो गई। इसमें 8 त्रिग्राम दांव वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के साधक की आकृति दिखाई दी। उसका 8 त्रिग्राम दांव वस्त्र उसके बालों की तरह ही सुंदर था, जिससे वह सचमुच जीवित लग रहा था। इस आदरणीय साधक की पीठ के पीछे एक और भी बड़ा होलोग्राम था। होलोग्राम पर लाल और हरे रंग के प्रतीक, अंक और तीर आपस में जुड़े हुए थे, लगातार स्पंदित और उतार चढ़ाव कर रहे थे। अधेड़ उम्र के साधक का चेहरा भावहीन था। किसी शांत प्राचीन कुएं जैसी आवाज में उन्होंने कहा, अगली खबर, पैसों की दुनिया से। आज की सबसे बड़ी खबर निस्संदेह ट्रेसलेस स्वॉर्ड फैशन के नए उड़ने वाली तलवार के पैंतरेबाजी ग्लिफ एरे वायलेट लाइटनिंग के रिलीज की घोषणा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायलेट लाइटनिंग के लागू होने के बाद अधिकतम वेग 9% तक बढ़ाया जा सकता है, तात्कालिक विनाशकारी शक्ति 11% तक बढ़ाई जा सकती है और सार लागत 5% तक कम की जा सकती है। उड़ने वाली तलवार के प्रदर्शन में वृद्धि स्पष्ट है। अनुकूल समीक्षाओं के साथ ट्रेसलेस स्वॉर्ड फैशन के शेयर की कीमत बढ़ रही है। शेयर की कीमत सुबह 10 बजे से पहले बाजार सीमा तक पहुंच गई और बाजार बंद होने तक उसी स्तर पर बनी रही। यह घोषणा तलवार साधना उद्योग के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित कर रही है। इसमें ग्रेट स्वॉर्ड गेट, मेरू नॉर्थ स्वॉर्ड सेक्ट और साउथ सी स्वॉर्ड सेक्ट के 22 स्कूल परिवार शामिल हैं। शेयर बाजार में तेजी बनी हुई है और बाजार बंद होने तक इसमें तेजी जारी है। कुल मिलाकर तलवार उद्योग में 5.42% अंकों की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर रक्षा केंद्रित गोल्ड आर्मर सेक्ट के शेयर मूल्य में गिरावट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लिफ एरे वायलेट लाइटनिंग की घोषणा के साथ उड़ने वाली तलवारों ने तकनीक में एक क्रांतिकारी छलांग लगाई है। आधुनिक मुख्यधारा के युद्ध कवच मूल रूप से आक्रामक उड़ने वाली तलवारों के नए मॉडलों से बचाव करने में असमर्थ हैं। बाजार बंद होने से गोल्डन आर्मर सेक्ट के शेयरों में 8% की गिरावट आई। गोल्डन आर्मर सेक्ट ने बाजार बंद होने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। गोल्डन आर्मर सेक्ट के प्रवक्ता एल्डर अजीत राव ने युद्ध कवच अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में एक आसन्न सफलता के लिए स्टार स्ट्राइक शील्ड्स की एक नई पीढ़ी के विकास की घोषणा की। एक प्रोटोटाइप 1 साल के भीतर उपलब्ध होगा और सभी उड़ने वाली तलवारों के हमलों का बचाव करने और उन्हें बेअसर करने में पूरी तरह सक्षम होगा। संघ के उत्तरी भाग के चरागाह क्षेत्र में काले गोलकरिमी महामारी नामक आपदा फैलती रही, जो पहले से ही कई पशुपालन संप्रदायों के आध्यात्मिक पशु साधना आधार तक फैल रही थी। पीड़ित आध्यात्मिक पशुओं की संख्या 500,000 से अधिक थी। इस दुर्लभ आपदा के कारण पशु उद्योग के शेयर मूल्यों में भारी गिरावट आई। कई पशुपालन संप्रदायों के शेयर मूल्य 3 साल के निचले स्तर पर आ गए। अब आइए एक प्रसिद्ध बाजार विश्लेषक श्रीधर पंत के पास चलते हैं, आज की घटनाओं पर उनकी राय जानें। इंद्र कुछ देर तक देखता रहा। उसने पुष्टि की कि क्या छवि स्थिर थी, क्या ध्वनि स्पष्ट थी और क्या होलोग्राम के भीतर कोई उतार चढ़ाव या रेखाएं थीं। त्रिआयामी दृश्य असाधारण, बहुत विशिष्ट था और इससे एकता का एहसास हुआ। कलाकृति पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन सोचा, और मनोरंजन चैनल लगाओ। नीली बत्तियां चमक उठी। अधेड़ किसान और लालहरा होलोग्राम टिमटिमाते और फीके पड़ गए। उनकी जगह एक स्टेडियम था जो गतिविधियों से गुलजार था। खचाखच भरा स्टेडियम लाखों लोगों से भरा था, हवा इंसानों की चीखों की आवाज से गूंज रही थी। इंद्रधनुषी रोशनी की तेज किरणों के नीचे लाखों उत्साहित किशोरों ने अपने हाथ उठाए। उन्होंने एक साथ एक ही नाम का जाप किया।
रिया, रिया, रिया। 3 मंजिला मुख्य मंच के ऊपर 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा उलझे हुए क्रिस्टल थे, कुत्ते के दांतों जैसे। जैसे ही किशोरों की जय जयकार उनके ऊपर एकत्रित हुई, सबसे घने क्रिस्टल अचानक फट पड़े। अपनी साफ, ठंडी बर्फ जैसी शक्ल के बावजूद लावा जैसी गर्म अभिव्यक्ति के साथ, सफेद कपड़े पहने एक युवती क्रिस्टल से बाहर कूद पड़ी। उसकी कमर पर एक जिथर था जो क्रिस्टल के ढेर से बना हुआ लग रहा था। उसका पतला सफेद हाथ तार पर नदी की तरह बह रहा था, जिससे आकाश और हवा जादुई धातु की आवाज से गूंज रही थी, और यह किसी धातु की गर्जना से भी ज्यादा तेज थी। शक्तिशाली सेना। हमारे दिलों में गर्व से उड़ने का सपना है। स्वर्गीय नदी का दूसरा किनारा हमारी दिशा है। यही हमारा काम है। साधना करो। आह, आह, एक नया युग, एक नया युग। उसने मधुर स्वर में गाया। सभी किशोरों की तरह इंद्र का खून भी उबलने लगा। रिया सेन नाम की लड़की पूरे मंच पर ऊर्जा बिखेर रही थी। वह एक आइडल स्कूल गायिका थी, जो पिछले 2 सालों में अचानक उभरी थी। अपनी बर्फीली छवि और धमाकेदार प्रदर्शन शैली के साथ तुरंत शुरुआत करते हुए, उसने बड़ी संख्या में किशोरों को आकर्षित किया। उसने 40 मिलेनिया ऑफ कल्टीवेशन गीत की रचना की, जो कुछ ही समय में पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। इस गीत से अनगिनत किशोरों को साधना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। इंद्र उसके प्रशंसकों में से एक था, लेकिन अन्य लोगों से अलग कारण से। वह रिया सेन को इसलिए पसंद करता था क्योंकि उनका अतीत एक जैसा था। वे दोनों अनाथ थे। इंद्र का जन्म विशेष अपशिष्ट उपचार संयंत्र संख्या 23 में हुआ था। जहां तक उसे याद है, आसमान चिपचिपा और पीला रहता था। वह कूड़े के ढेर से सड़ा हुआ मांस खाता था। वह दूषित पानी पीता था। वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहा, अपनी स्मृति में गहरे छिपे आदिम प्रवृत्तियों के साथ साथ अपने ही रहस्य पर निर्भर रहा। शुरुआत से ही उसने 10 या उससे ज्यादा सालों तक कष्ट सहे और कलाकृतियों के कब्रिस्तान में सबसे खतरनाक अस्तित्व गिद्ध में तब्दील हो गया। अगर वह बूढ़ा आदमी कभी प्रकट नहीं होता, तो इंद्र शायद कचरा कारखाने का हिस्सा बन जाता, जिससे वह एक मोटा आदमी या पागल आदमी बन जाता। लेकिन एक दिन 6 साल पहले एक कचरा जहाज ने दर्जनों टन कचरे के साथ उस बूढ़े आदमी को भी फेंक दिया। इंद्र को दया आ गई और वह घायल बूढ़े आदमी को घसीटकर घर ले आया। तब से उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। बूढ़े आदमी ने अपने अतीत के बारे में कभी बात नहीं की। इंद्र को बस इतना ही पता था कि वह एक असाधारण रूप से कुशल कारीगर था। अगले 5 वर्षों में उस वृद्ध व्यक्ति ने इंद्र को शिल्पकला सीखने के लिए तरह तरह के अद्भुत और विचित्र कौशल सिखाए। उसने इंद्र को हर तरह का बुनियादी शैक्षणिक ज्ञान दिया। उसने इंद्र की पढ़ाई का खर्च शहर के एक निजी हाई स्कूल में उठाया, जिससे इंद्र सामान्य समाज में घुल मिल गया। 1 साल पहले उस वृद्ध व्यक्ति के पुराने घाव फिर से उभर आए और उसकी मृत्यु हो गई। वह इंद्र के लिए कालापंख नामक एक रहस्यमयी उड़ती हुई तलवार छोड़ गया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि कालापंख एक अजीबोगरीब हथियार है, जिसका अध्ययन करने की उसने आधी जिंदगी कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंत में उसने इंद्र से कुछ कहा। वृद्ध मोहन राम ने कहा, मैं अपने जीवन में दर्जनों लोगों में गया हूं। मैंने हजारों कुशल शिल्पकला डेवलपर्स और कुशल कारीगरों को देखा और उनसे मिला हूं। लेकिन तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा अब तक की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा है। अपने तुच्छ नश्वर हाथों से ही तुम निम्न स्तरीय शिल्पकलाओं को बनाए रखने में सक्षम हो। तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो। लेकिन सिर्फ अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर रहना काफी नहीं है। सिर्फ अपनी प्रतिभा पर निर्भर रहकर आप हमेशा सिर्फ निम्न स्तरीय कलाकृतियों, नागरिक कलाकृतियों का ही रखरखाव कर पाएंगे। इस बुजुर्ग से वादा करो कि तुम ठीक से पढ़ाई करोगे, लड़ोगे, विश्वविद्यालय में दाखिला लोगे और किसान बनोगे। सिर्फ किसान बनकर ही तुम्हें कलाकृतियों की मरम्मत के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ताकि भविष्य में एक दिन मैं चाहता हूं कि तुम एक कुशल कारीगर बनो। जब वृद्ध ने ये शब्द कहे, तो उसकी दोनों आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखें चमक उठीं और असीम शक्ति से भर गईं। यह स्मृति इंद्र के मन में अभी भी ताजा थी।
एक कुशल कारीगर, किसानों के समूह का एक सदस्य, जो सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायों में से एक है। उसे नहीं पता था कि वह अंततः वृद्ध को निराश करेगा या नहीं। स्वॉर्ड ब्लैकविंग चुपचाप उसके पास आया और उस युवती और उसके ज्वालामुखी उत्तेजक गायन प्रदर्शन को देखता रहा, यहाँ तक कि उसके दो सुरक्षात्मक पंख भी इस तरह से नाच रहे थे मानो वह गीत पर नृत्य कर रही हो। थोड़ी देर बाद युवक के हाव भाव स्पष्ट हो गए। उसके मुंह के कोने पर एक बार फिर एक अदम्य मुस्कान आ गई। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे बस सारे जोखिम उठाने हैं। रिया सेन एक छोटी अनाथ थी और अब वह संघ की सबसे लोकप्रिय महिला गायिका बन गई है। मैं, एक छोटा सा कचरा उठाने वाला, एक कुशल कारीगर क्यों नहीं बन सकता? उसे बहुत समय पहले की बात याद आई, किसी दूर जगह की। उसे एक खास वाक्य याद आया। इंसान को हमेशा सपने देखने चाहिए, भले ही वे एक दिन पूरे न हों। दोस्तों, कहानी की प्रगति मुझे जरूर बताएं। अगर कहानी दिलचस्प लगी हो, तो अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर बताएं। कृपया धैर्य रखें और आगे भी मेरे साथ बने रहें।